हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी से कई सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने को मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार थे। तो बाल कृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु युग के साहित्यकार थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बातचीत पाठ के लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट ही है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो बालकृष्ण भट्ट जो है ये बातचीत शीर्षक जो कि एक निबंध है, इसके निबंधकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम लिखे। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है ये उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक या फिर रचयिता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और उसने कहा था जो कहानी है ये वर्ष 1915 में लिखी गई थी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर कि गुलेरी का मूल निवास स्थल है। तो चंद्र शर्मा गुलेरी जो है उनका मूल निवास स्थान कहाँ है? तो गुलेर नामक गाँव, उनके गाँव का नाम था गुलेर, जो कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो गुलेरी का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में गुलेरी का मूल निवास स्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक भाषण जो है ये जयप्रकाश नारायण ने दिया था पटना के गांधी मैदान में 5 जून 1974 को, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने कब नेतृत्व किया था। जेपी यानी कि जयप्रकाश नारायण, जिनको कि लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व कब किया था? तो 1974 में, वर्ष 1974 में बिहार के छात्र आंदोलन का जेपी ने नेतृत्व किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है किस पाठ में कहा गया है कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। यह किस पाठ में कहा गया है? तो अर्धनारीश्वर पाठ में कहा गया कि जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है वह अपूर्ण है। और अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो अभी आप लोग को बता दिए कि रामधारी सिंह दिनकर जो है ये अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे जो है ये अज्ञे का पूरा नाम है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और रोज जो कहानी है उसके लेखक कौन है? तो रोज कहानी के लेखक अज्ञे ही हैं। अब अगला क्वेश्चन है किस पाठ में आया है कि 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए, ये किस पाठ में आया है? तो रोज पाठ में आया है। और रोज के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अज्ञे हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि अकेलापन किस पाठ की उक्ति है कि विपत्तियां ही व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है। विपत्तियां जब आती है तो व्यक्ति उससे विपत्ति से अपने आप को पूर्ण बनाता है। ये जो पंक्ति है ये किस पाठ में कहा गया है? तो एक लेख और एक पत्र पाठ में कहा गया कि विपत्ति ही व्यक्ति को संपूर्ण बनाती है। और इसके लेखक कौन है? तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है भगत सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो भगत सिंह है। एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक, और एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने सुखदेव को पत्र लिखा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। तो ओ सदानीरा क्या है? तो एक निबंध है, इसके निबंधकार कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर है। जगदीश चंद्र माथुर ओ सदानीरा निबंध के निबंधकार हैं। अगला क्वेश्चन है कि चौर कैसे ताले। ये क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौर कैसे ताल है? तो उथले ताल है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सिपाही की मां निम्नलिखित में से कौन थी। तो सिपाही की जो मां थी, यानी कि सिपाही कौन था? तो मानक था। और मानक की मां कौन थी? तो बिश्नी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिश्नी जो थी ये मानक की मां थी। अगला क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। तो सिपाही की मां जो एक एकांकी है उस एकांकी के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश है। और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मदन मोहन गुगलानी जो था ये मोहन राकेश के बचपन का नाम था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद ही रखिएगा, 2024 एग्जाम के लिए VVI क्वेश्चन ही है कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। तो वाद विवाद संवाद पुस्तक से प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जूठन क्या है। तो जूठन जो है ना एक आत्मकथा है, और ये ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया उनका ही आत्मकथा है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मलियज ने किस विषय में एमए किया था। तो मलियज जो थे उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन, इसके लेखक कौन है। तो मलियज जो है ये हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिरछ कहानी किस प्रकार की है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए कि तिरछ कहानी किस प्रकार की है। तो ये उत्तर आधुनिक त्रासदी कहानी है तिरछ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अब अगला क्वेश्चन है किस पाठ में ये पंक्ति आया है कि जहाँ भय है ना वहाँ मेधा नहीं हो सकती। ये किस पाठ में आया है? तो ये शिक्षा पाठ में आया है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती। और शिक्षा पाठ के लेखक कौन है? तो जे कृष्णमूर्ति जो है वो शिक्षा पाठ के लेखक हैं। इसको भी याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा शीर्षक जो कि एक निबंध है, इसको किसने लिखा है? तो अभी आप लोग को बता दिए कि जे कृष्णमूर्ति जो है ये शिक्षा पाठ के लेखक हैं, यानी कि इस निबंध के लेखक जे कृष्णमूर्ति हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यासी किस शाखा के कवि है? मलिक मोहम्मद ज्यासी जो है ये किस शाखा के कवि है? तो ये प्रेम मार्गी शाखा के कवि है मलिक मोहम्मद ज्यासी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद ज्यासी का निवास स्थान कहाँ था? मलिक मोहम्मद ज्यासी कहाँ के रहने वाले थे? तो ज्यास कब्र अमेठी जो कि उत्तर प्रदेश में है वहाँ के रहने वाले थे मलिक मोहम्मद ज्यासी। और करबक पाठ के लेखक कौन है? काव्य खंड का आपका चैप्टर फर्स्ट ही है करबक, और करबक के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद ज्यासी है। देखिए आप लोग के लिए लेखक परिचय जो है ना वो आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, जैसे कि चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक गद्य खंड के, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक क्या कहते हैं काव्य खंड के, और उसके बाद लास्ट में जो 3 चैप्टर है प्रतिपूर्ति वाला, इन सभी के जितने भी चैप्टर के जितने भी लेखक उन सब का जीवन परिचय यानी कि चैप्टर सबका लेखक परिचय आप लोगों को पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पर जैसे ही क्लिक करिएगा प्लेलिस्ट खुल जाएगा, और प्लेलिस्ट में जैसे ही देखिएगा सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, लेखक परिचय को आप लोग जरूर देख ही लीजिएगा, और उस वीडियो को देखने के बाद उसका पीडीएफ भी आप लोग ले लीजिएगा। नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएगा, और फिर वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, उसका पीडीएफ भी जरूर ले ही लीजिएगा, और इसका पीडीएफ भी आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल ही जाएगा, वहां से आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन हुई हो जाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको सभी पीडीएफ भेजते ही रहते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सूरदास से कहा था कि सूर ऐसे घिघियाते का है, कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूर को कैसा किसने कहा था कि सूर तुम ऐसे क्यों घिघियाते हो, कुछ भगवत लीला वर्णन करो, ऐसा किसने कहा था? तो ये कहा था गुरु वल्लभाचार्य ने सूरदास से ये लाइन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा के कवि है? ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और इस साल के लिए बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए क्वेश्चन। ठीक है, कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो सूरदास जो है ये ब्रज भाषा के कवि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु है नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवितावली के रचनाकार कौन है? तो कवितावली के रचनाकार जो है वो तुलसीदास हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि नाभादास किस युग के भक्त काल के कवि थे? नाभादास जो थे ना किस युग के कवि थे? तो ये भक्ति काल के कवि थे नाभादास, और छपे जो पद है उसके लेखक कौन है? तो नाभादास ही है, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो भूषण को भूषण की जो उपाधि है वो राजा रुद्र शाह ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। और कवित्व जो पाठ है, कवित्व जो कविता है उसके लेखक कौन है? तो भूषण ही है, इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था वाराणसी में। कहाँ पे जन्म हुआ था? वाराणसी जो कि उत्तर प्रदेश में, वहां पर जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुत्र वियोग शीर्षक जो है उसकी कविता की कवित्री कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ये जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता है ये सुभद्रा कुमारी चौहान की किस पुस्तक से लिया गया है? तो मुकुल पुस्तक से लिया गया, सुभद्रा कुमारी चौहान के मुकुल पुस्तक से लिया गया पुत्र वियोग शीर्षक कविता को, इसको भी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकृति से वर्णन से संबंधित कविता कौन सी है? तो उषा कविता जो है ये प्रकृति के वर्णन से संबंधित कविता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। और उषा के लेखक कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? इसका रचयिता कौन है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध जो है ये जन जन के चेहरा एक कविता के रचयिता यानी कि लेखक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुक्तिबोध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं रघुवीर सहाय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रघुवीर सहाय जो है ये अधिनायक शीर्षक कविता के कवि हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि कवि रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? तो कवि रघुवीर सहाय का जन्म हुआ था लखनऊ उत्तर प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता में कि लोहा किसका प्रतीक है? प्यारे नन्हे बेटे को क्या है? तो कविता है। इस कविता में लोहा जो है ना वो लोहा किसका प्रतीक है? तो लोहा कर्म का प्रतीक है, कर्म मतलब काम का प्रतीक है लोहा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि प्यारे नन्हे बेटे को कविता किस संग्रह से ली गई है? यानी प्यारे नन्हे बेटे को जो कविता है ना ये कविता किस संग्रह से लिया गया है? तो ये लिया गया है सब कुछ होना बचा रहेगा, इस कविता संग्रह से प्यारे नन्हे बेटे कविता संग्रह को लिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या हमारा कि खेत रहना, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इस शब्द का अर्थ होता है मारा जाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। खेत रहना यानी कि मारा जाना।
अगला क्वेश्चन है हार जीत कविता के कवि का नाम बताइए। हार जीत जो कविता है उसके कवि कौन है, तो अशोक वाजपेयी जो है ये हार जीत कविता के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि का नाम बताइए। तो ज्ञानद्रपति जो है ये गांव के घर शीर्षक कविता के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है कि पहला सम्मान ज्ञानद्रपति को जो कि गांव के घर कविता के कवि हैं उनको कब दिया गया था, तो पहला सम्मान इनको मिला था वर्ष 2006 में। वर्ष 2006 में ज्ञानद्रपति को पहला सम्मान मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अब अगला क्वेश्चन है हमारा कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रतिपूर्ति वाला जो लास्ट में 3 चैप्टर है उसी का ये क्वेश्चन है कि पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताइए, तो कौन है, तो उनके उसके लेखक पेशगी शीर्षक जो कहानी है इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है हेनरी लोपोज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हेनरी लोपोज जो है ये पेशगी शीर्षक कहानी के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन है कि हेनरी लोपोज कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोगों को पता ही होगा कि हेनरी लोपोज जो है ये कांगो जो कि अफ्रीका में पड़ता है वहाँ के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इस मुहावरे का अर्थ होता है लालच देना। किसी को सब्ज बाग दिखाएंगे यानी कि उसको हम लालच देंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो स्वावलंबी होना। अपने पैरों पर खड़ा कोई हो जाएगा यानी कि अपना काम खुद करेगा, अपना जो काम होगा जो उसके लिए पैसा चाहिए या कुछ भी काम उसका होगा वो खुद से खुद करेगा, यानी कि अपने पैरों पर खड़ा होगा, यानी कि स्वावलंबी होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है गाल बजाना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो गाल बजाना यानी कि डिंग हाँकना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी चुराना का अर्थ क्या होता है, तो जी चुराना का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा किसी से काम से भागना। जी चुराना के किसी काम से भागना। ईंट का जवाब पत्थर से देना इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि कोई दुष्टता करता है उसका हम करारा जवाब देंगे, यानी कि उसके ईंट से वो मारेगा। ये तो ऐसा मुहावरा है, लेकिन कोई कुछ गलत करता है उसका जवाब हम देंगे, उसी को कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि किसी का दुष्टता का करारा जवाब देना। अगला क्वेश्चन है कायर का विलोम क्या होगा, तो आप लोग को पता ही हुआ कायर का विलोम यानी कि कायर का उल्टा क्या हो जाएगा, बहादुर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी के साथ वीडियो यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ। आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जितने वीडियो अभी तक अपलोड हो चुका है सबका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जिस भी सब्जेक्ट का जो भी वीडियो आप लोग को देखना है, सब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।